चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बात चल रही थी, अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज तीसरा चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, एक्चुअली जैसा चैप्टर्स को इन्होंने अरेंज किया हुआ है, तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा टॉपिक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में इन्होंने चैप्टर वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें एडअप ही होने वाली है। वैसे अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा मैनेजमेंट का, फिर हमने देखा कि भाई एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो वो एक साइकिल जो होता है वैसे ही होता है ना, पहले एनवायरमेंट का एनालिसिस करो, फिर आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो, फिर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको इवेल्युएट, मॉनिटर या उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो करो। तो एक्जैक्टली हम वही करते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज वैसे ही स्टेप्स चल रहे हैं। अब जो यहाँ चैप्टर का नाम है बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने फोकस किया है कि व्हाट इज अ बिजनेस पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब इन जनरल आप कुछ बता सकते हैं, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर। और कुछ वर्ड्स ऐड करो। टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोसीजर, और कोई वर्ड ऐड करना है? 1 वर्ड ऐड कर दो। और कुछ? कोड ऑफ कंडक्ट। और कुछ? रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सिनोनिम्स ही आएंगे, वही उसी से और क्लैरिटी आ जाएगी। पॉलिसी का मतलब वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, जो अपन ने वर्ड्स बोले उसी का समरी और कुछ नहीं है। पॉलिसी का सिंपल मतलब है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी स्टैंडर्डाइज्ड हो, जितना एक कोड ऑफ कंडक्ट या एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड हो, उतना ऑटोमेशन हो जाता है। और कैसा होता है कि किसी एक इंडिविजुअल पे चीज़ें डिपेंड नहीं करती। अब अगर मेरा प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल बिजनेस है, तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अब मेरा क्या करने का मन है क्या नहीं है वो मेरा कॉल है, एंड दैट इज वेरिएबल, मतलब वो मूड पे भी डिपेंड करता है ना। तो वैसा हो गया। कंपनी ऐसे थोड़ी चल सकती है। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो एक इंसान के मूड पे या उसके येस और नो पे अगर बिजनेस चलने लगा तो हो चुका। तो अगर हम सब लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम सब बैठ के एक रूल डिसाइड करें, एक फ्रेमवर्क, एक बाउंड्री, एक सिस्टम बनाएं, जो सिस्टम सबको मानना पड़ेगा। फिर ऐसा है कि म्यूचुअली बैठ के डिसीजन लेते हैं कि हमारी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, और फिर जो भी डिसीजन होगा वो आप भी मानोगे और मैं भी मानूंगा। फिर उसके बाद किसी का ईगो नहीं बीच में आना चाहिए कि यार ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई, जब सबने बैठ के मिलके बात की है कि ऐसे ही आगे बढ़ना है, तो आप अलग क्यों जा रहे हो? वो चीज हो गई। तो पॉलिसी बनाने का मतलब है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना, एक थीम या एक थॉट प्रोसेस डिसाइड करना कि हमारी कंपनी ऐसे काम करेगी और ऐसा काम नहीं करेगी। दैट इज अ बिजनेस पॉलिसी। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो फाउंडर है, आज जो मैनेजर है, वो कल है, वो कल नहीं है, लेकिन कंपनी तो चलती रहनी चाहिए। तो अगर एक थॉट प्रोसेस आपने फिक्स नहीं किया तो फिर कुछ भी चलेगा। फिर मैनेजमेंट में जो आएगा वो अपनी चलाएगा। फिर वो कैसा हो जाएगा, मैनेजमेंट का गेम हो जाएगा कि आज लीडर कौन है, कल लीडर कौन होगा, उसके हिसाब से कंपनी का पूरा एक बोलते हैं ना रेपुटेशन ही प्लस माइनस होती रहेगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक पॉलिसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में इन्होंने बात की। थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं, क्योंकि फिर लिखने में दिक्कत होती है अगर आप उसकी लैंग्वेज पे नहीं जाओगे तो। बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस, मेन वर्ड्स पकड़ लेना। गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शंस ऑफ दोज हु आर पार्ट ऑफ इट। हम इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाएंगे, उसके लिए एक सिस्टम फिक्स करने की हम बात कर रहे हैं, और इसको एक गाइडलाइन के फॉर्म में या एक रूल बुक के फॉर्म में हमें आज ड्राफ्ट करना है। वैसा है। इट ऑल्सो डील्स विद एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड। इट डिफाइंस द स्कोप विद इन विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स। हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, क्या हमारी लिमिटेशंस रहेंगी, क्या हमारी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्या हमारे पावर्स रहेंगे, वो सब पॉलिसी के थ्रू डिसाइड हो सकता है। इट परमिट्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू डील विद द रूटीन प्रॉब्लम्स on their own without reverting back to the top management for the purpose of decision making. टॉप मैनेजमेंट ने एक गाइडलाइन बना के इशू कर दी है। अब वो गाइडलाइन मिडिल लेवल वाले के लिए भी है, वो लोअर लेवल वाले के लिए भी है, और सबको समझा दिया है। अब मिडिल लेवल वाले को पता है कि भाई गाइडलाइन में ये बोला है, तो बार बार पूछने जाने की जरूरत नहीं, सर मैं ऐसा करूँ, सर मैं वैसा करूँ। अरे भाई, तुमको बता तो दिया, ऐसी सिचुएशन में तुमको अपने आप ये डिसीजन लेना है, ये तुम्हारी पावर में है, तुम्हारी पावर में नहीं। अब उसके विद इन तुमको काम करना है। तो एक बार अगर आपने मैनेजमेंट को गाइडलाइन देके उनको सिखा दिया, तो हर छोटी चीज वो आपके पास पूछना है वो जरूरी नहीं। इससे क्या होगा ना, काम धीरे धीरे ऑटोमेट हो जाएगा,
और एक रूल बुक होने की वजह से आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो पॉलिसी बनाना इसलिए जरूरी है ताकि स्टाफ को बार बार आपको गाइड नहीं करना पड़े और उनको हर चीज आपको आके पूछनी नहीं पड़े। ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत बार कोई कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल करते हैं तो उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनसे आप बात करो, कस्टमर केयर पे बात करो, एग्जीक्यूटिव से बात करो, तो उनका बहुत बार स्टैंडर्ड जवाब होता है, बोले सर हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या है, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है या ये हमारे पावर के बाहर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बैंक में जाके बात करो, आप लोन ले रहे हो, कुछ ऐसा उनसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो अपने बार्गेनिंग करते हैं, तो बोले सर ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, मैं अप्रूवल मांगूंगा तो भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इतना ही हो पाएगा, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ऐसे नहीं डील करते। तो कंपनी ने एक पॉलिसी फिक्स की है कि कस्टमर आएगा वो ये सर्विस मांगेगा तो हम ये दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते। तो जब चीज़ें फिक्स हो गई है तो उसके पास भी स्टैंडर्ड जवाब होता है कि सर मेरे हाथ में नहीं है, कंपनी की पॉलिसी नहीं है। तो फिर एक कस्टमर भी ना एक पॉइंट से ज़्यादा अनरीजनेबल बार्गेन नहीं कर सकता। ये तो फिर मांगने वाला तो कुछ भी मांगेगा। अब इंडिविजुअल से जो अपन नेगोशिएट करते हैं ना, अरे यार थोड़ा बहुत चलता है, देखो करो ये वो, लेकिन एम्प्लॉय होता है क्या बोलते हैं, सर मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मेरी लिमिटेशन इतनी है, मैं इससे ऊपर आपको दे नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारी कंपनी में हमको ये पावर नहीं मिला हुआ। तो फिर आप भी वहाँ पे रुक जाते हो कि यार इसके हाथ में है ही नहीं, तो इसे बहस करके क्या फायदा है। तो पॉलिसी बनाना कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात यहाँ पे की। इट इज द स्टडी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट इशूज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड द डिसीजंस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। ये पॉलिसीज आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करेगी और आप कंपनी को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हो वो इसके ऊपर डिसाइड होगा। वैसा अब इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, ये एक पूरा आंसर भी हो सकता है और आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स इसमें पकड़ने हैं, अंदर का मीनिंग आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने सब में एक्सप्लेनेशन रखा भी नहीं है। सबसे पहले बोला है बिजनेस पॉलिसी जो है ना स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या, डेफिनेट और सर्टन। इसमें मैंने कीवर्ड्स रख दिए, उतना काफी है। क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग होगी तो वैसे भी कोई फायदा नहीं ना। अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस का मतलब भी वही है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिनोनिम है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन। अनएम्बिग्यूअस उसका ऑपोजिट। रिलायबल, यूनिफॉर्म, सबके लिए एक बराबर वैसा। अप्रोप्रिएट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। सिंपल। इंक्लूसिव, हर चीज के बारे में उसमें बात हो तो बेटर है। कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव का मतलब एक ही होता है जिसमें सारी बातें कवर हो जाती है। जार्गन्स का मतलब टेक्निकल वर्ड्स। जार्गन मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी प्रोफेशनल को या उस फील्ड के बंदे को ही समझ में आएंगे। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। आपको कोई मेडिकल इशू है, कभी डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने आपको, जैसे अपने आई साइट की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर ने आपको सिंपल बोला कि आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो आपको बात समझ आएगी। फिर आपको डॉक्टर ने बोला आपको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। आप सोचिए ये क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब सर बचूंगा तो सही ना मैं अरे बोले नहीं, दूर की नज़र कमज़ोर है। अब हाइपरमेट्रोपिया बोला तो दिमाग में आया नहीं, तो पता नहीं क्या हो गया है, तो बोला दूर की नज़र कमज़ोर। बोले ठीक है, चश्मा बना दो उस नंबर का तो हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में किसी को बात समझाना वो अलग बात हो गई, टेक्निकल वर्ड यूज करना अलग बात हो गई। अब कैसा है कि दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला मैं स्पेशलिस्ट को रिकमेंड कर देता हूँ, आप उनके पास जाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है वो देख लेंगे, या मैं फोन कर देता हूँ। अब उन्होंने लिख के दिया तो उसमें डॉक्टर टू डॉक्टर बात हो रही है, तो वो तो बीमारी का टेक्निकल नेम लिखेगा ना, ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो समझ जाएगा, उसको थोड़ी समझाना है सर इसकी दूर की नजर कमजोर है। अरे भाई बोल देना हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, जो भी है तो लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। तो जब दो प्रोफेशनल सेम फील्ड के वो लोग आपस में बात करते हैं तो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको जार्गन बोलते हैं। लेकिन पेशेंट को समझाना है तो उसको तो सरल भाषा में समझाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये हुआ है, वैसा तो बात समझ आएगी। वैसा बोला जार्गन यूज करना जरूरी नहीं है। वो ही हो गया किसी बात को समझाने के लिए जो वर्ड्स का आप यूज करते हो। हाँ सेम। क्या हुआ? कनोटेशंस मतलब किसी बात को समझाने के लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो बोला उसमें सिंपल वर्ड्स यूज करो। कनोटेशंस मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो रेफरेंस देते हो, हाँ रेफरेंस बोल सकते हैं। तो बोला सिंपल वर्ड्स यूज करो तो बेटर है, मतलब शशि थरूर नहीं बनना अपने को, सिंपल भाषा में। चलो इसके बाद फ्लेक्सिबल स्टेबल, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो इजी हो, चेंज करना हो तो चेंजेस कर सके अपन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो तो अपन ने भी बात कर ही ली, नीचे वही समझाया हुआ है। कुछ 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है जहां पे ये पॉलिसी हमें काम आती है। नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। सबसे पहले तो बोला बिजनेस पॉलिसी सीक्स टू इंटीग्रेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। पॉलिसी बनाना कोई आसान काम नहीं है। पॉलिसी जो बना रहा है ना,
वो वही बना सकता है जिसको उस इंडस्ट्री का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसको पता है कि बाद में ये प्रॉब्लम आएगी, और वो एक्सपीरियंस से आता है। आप फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं समझ आएगा काम करने के बाद इश्यूज क्या आएंगे, वो जब करोगे तब समझ आएगा। लेकिन जिसने काम पहले संभाला हुआ है वो क्या बोलता है, अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ देखो ऐसा करोगे ना तो वैसा होगा, हम लोगों ने बहुत काम किया, हमको पता है कैसा होता है, तो पहले से पॉलिसी में चीजें लिख के रखो नहीं तो बाद में फंसोगे। और कस्टमर आजकल ऐसा है ना, सिर पे चढ़ जाता है। अगर आपने पॉलिसी में कुछ ठीक से नहीं लिखा है तो कस्टमर उसका पूरा फायदा उठाएगा, यार आपने ऐसा थोड़ी बोला, इसका मतलब तो ये भी होता है, उसका मतलब तो वो भी होता है, ऐसा ऐसा होता है। और लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वो बात पकड़ के बैठ जाएंगे। तो पॉलिसी एक्सपीरियंस से आती है और उन लोगों से बनवाई जाती है जो एक्सपर्टीज रखते हैं उस चीज़ में, वैसा है। ठीक है, यही बात समझाई अंदर उन्होंने, तो वो लैंग्वेज सिंपल है काफ़ी। दूसरे पॉइंट में बोला है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी एक चीज़ है ना, बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो एनवायरनमेंट समझता नहीं, वो पॉलिसी बनाएगा तो बाद में गड़बड़ी होने वाली है। तो उसी चीज़ को ये लोग अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को लिया जा सकता है। जब बिजनेस पॉलिसी बन चुकी है, आप आउटसाइडर हो, आपको उस कंपनी को समझना है, आपको उस कंपनी का एनवायरनमेंट समझना है, तो बनी हुई पॉलिसी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का थॉट प्रोसेस कैसा है। और अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो भी आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो बोथ वेज ये पॉइंट जाएगा। यहाँ पे इन्होंने थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि आप एज एन आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते हो एंड यू वांट टू नो कि ये कैसे लोग हैं, तो उनकी बिजनेस पॉलिसी आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि ये लोग कितने फ्लेक्सिबल है, कितने रिजिड है, कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने सेल्फिश है, खाली खुद का सोचते हैं, सारी पॉलिसी अपने फेवर में बना रखी है, हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं। पॉलिसी पढ़ के आपको क्लैरिटी आएगी कि इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो पॉलिसी एक बोलते हैं ना, पिक्चर क्लियर कर देता है। जब किसी भी कंपनी की पॉलिसी आप पढ़ते हो तो आपको उसके इंटेंशंस वहां से समझ में आ जाते हैं। आपने बहुत बार कोई इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी पढ़ते हैं, बोले यार ये तो अच्छा है, बोले सब हेड भी इनका टेल भी इनका, सारी कंडीशन अपनी चला रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, ये पहले अपना सोचें। तो वो पॉलिसी वहां पे काम आती है उनका एनालिसिस करने में, वैसा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 1-to-1 टर्म्स पे बात करते हैं। सबसे पहले बोला है विजन। बोला एक कंपनी का विजन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विजन। इसके सामने कंपैरिजन में मिशन स्टेटमेंट भी आता है। तो अलग अलग कंपनीज का विजन और मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं। उसका पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। व्हाट इज मिशन एंड व्हाट इज विजन। विजन का मतलब है जो लॉन्ग टर्म है, जो आप इमीडिएटली अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में आपको कहाँ जाना है, वो जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, दैट इज योर विजन, कि भाई लॉन्गर टर्म में हमें ये अचीव करना है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप मिशन की बात करो तो वो शॉर्ट टर्म हो गया कि भाई अभी अगर अचीव करना है इमीडिएटली तो मैं किस चीज पे काम कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ मिशन, वैसा। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए, विजन वर्सेस मिशन। अब एक विजन स्टेटमेंट कंपनी का कैसा होना चाहिए, उसके कुछ एडजेक्टिव्स या फीचर्स आपको दे रखे हैं। कंसाइज मतलब शॉर्ट, क्लियर, एक टाइम होराइजन डिफाइन कर दो कि हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं, ये हमारा अगले 5 साल का विजन है या हमारा अगले 10 साल का विजन है, उस टाइप का टाइम फ्रेम दे दो। फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो तो इम्प्लाइड है, पास्ट के विजन का क्या करोगे, वो तो टाइम जा चुका है। स्टेबल, चैलेंजिंग, मतलब खुद को भी चैलेंज करना है ना कि ये चीज ऐसी है कि हमें अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बात समझ आती है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, हाँ समरी टाइप वैसे बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक होता है जो चीज़ टेंजिबल नहीं है, एक तो इनटेंजिबल है और उसको आपने एक समराइज फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, वैसा। ठीक है, विजन किसी को कितना डिटेल में समझाओगे, भाई शॉर्ट में बताना क्या है, वैसा हो गया। और लास्ट में इंस्पायरिंग, एक विजन ऐसा हो जो सुन के मोटिवेटिंग लगे। अब जैसे जियो है, अमेजोन है, सब बड़ी कंपनी। अब जियो बोल रहा है कि हमें पूरे इंडिया में सबसे चीपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी का डेटा प्रोवाइड करना है, और हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में हर इंसान के पास एक 5G स्मार्टफोन हो और उसके पास एक सस्ता इंटरनेट कनेक्शन हो, जिसको यूज़ करके वो ग्रो कर सकता है। अब वो उसका कैसे यूज़ करता है वो उसके हाथ में, लेकिन वो अपनी नॉलेज एनहांस कर सकता है, अपने स्किल को एनहांस कर सकता है, वो आगे जाके नई चीज़ें सीख सकता है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, उसको पावर देना चाहते हैं। तो सुन के ऐसा इंस्पायरिंग लगता है कि नहीं यार कितना अच्छा विजन है। तो ये अब बोले नहीं हम अगले 10 साल में इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कि बाकी सारी कंपनियां बंद हो जाए, हमारी मोनोपोली हो जाए और हम पैसा ही पैसा कमाएं। अब ऐसा विजन दोगे तो कितना लालची लगेगा, यार ये तो अपना ही सोचे जा रहे हैं, इनको ना कस्टमर से फर्क पड़ता है ना किसी और से, बस अपने पैसों की बात करें। तो विजन स्टेटमेंट थोड़ा इंस्पायरिंग होना चाहिए, वो जरूरी है वैसे।
एग्जाम्पल से कुछ देख ही सकते हैं ना, हम्म। हमें देने या एग्जाम्पल सेट करने का। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हो। इंस्पायरिंग में तो फिर वही चीजें होंगी ना कि जो चीजें लोगों को मोटिवेट करे कि भाई अच्छी कंपनी है वैसा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्पस। विजन स्टेटमेंट उस हिसाब से होता है ना कि आपका पर्पस तो पूरा होना चाहिए। ऐसे कुछ भी विजन थोड़ी देखोगे। आप चाहते हो कि आप लोगों को सर्व करो, लोगों तक आपकी सर्विसेज पहुंचे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका विजन होना चाहिए। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। देख लो, मैंने कुछ बड़ी कंपनीज के विजन स्टेटमेंट यहाँ रखे हुए हैं। जैसे अमेजोन है, तो बोला उनका विजन स्टेटमेंट है टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। देखो दिखता है ना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कस्टमर सेंट्रिक। पैसों की बात नहीं कर रहे हम, वो तो हम कमा ही लेंगे। कस्टमर के ऊपर फोकस, बोले हमारी सबसे बड़ा इंटेंशन है टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाई ऑनलाइन। मतलब अमेजोन वही बोलता है, बोले दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप खरीदना चाहते हो और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं। दैट इज आवर विजन। अब ये कंपनी शुरू करते ही अगले दिन तो हो नहीं जाएगा, ये करने के लिए आपको कितने साल लगेंगे। और 1999 में अमेजोन शुरू हुआ था, आज 26 साल 27 साल के बाद वो बोल सकता है कि हम उस लेवल पे आए हैं। तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म विजन। वैसे डिज्नी, सिंपल, टू मेक पीपल हैप्पी। अब हम तो एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो हम तो यही चाहेंगे लोग एंटरटेन होते रहे। तो हमारा आइडिया ही वही है। गूगल, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। आपके लिए यूटिलिटी के जो डेटा चाहिए आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम, कैप्चर एंड शेयर द वर्ल्ड्स मोमेंट्स। इंस्टाग्राम आया तो उस हिसाब से ही था, खाली फोटो ऐप था, ये सब झमेला नहीं था जो अभी शुरू हो गया है। उसमें खाली फोटो डालना है और लोग लाइक कर सकते हैं। तो आप अपने मोमेंट्स कैप्चर करके अपने नोन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये देखा वो देखा। अच्छे पिक्चर शेयर करना, दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टाग्राम। बट अब जो रायता इन्होंने फैला दिया इंस्टाग्राम पे, वो अलग ही चल रहा है। जो रील वाला कंसेप्ट आया, जब से रील आया तब से इंस्टाग्राम पूरा बिगड़ गया। उसके पहले शांति थी इंस्टाग्राम पे, लिमिटेड था। अब एडिक्टिव भी हो गया है और क्लटर्ड भी हो गया है और समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अब हर दूसरे ऐप के फीचर ये लोग इंस्टाग्राम पे मिक्स करते जा रहे हैं। अभी सब्सक्रिप्शन वाला फीचर आ गया है। हाँ, ये जितने इन्फ्लुएंसर और मॉडलिंग कर रहे हैं, अब पैसे कमाने का नया बिजनेस बना दिया है। 2 फोटो डालेंगे, बोले 4 और देखनी है तो सब्सक्रिप्शन ले लो, 399 पर मंथ, ठीक है। तो जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो वहाँ दिखेगा, पैसा सब कर दिया। हाँ, तो वो अब लोग उनके वो सब्सक्राइबर की लिस्ट खोल के देख रहे हैं, 399 रुपीज, बोले 4000 सब्सक्राइबर है, महीने का इतना कमा रहे हैं। 2-4 फोटो इस पे नहीं डाल के उस पर डाल दी और पैसे और कमा लिए। तो अब क्या कर दिया इंस्टाग्राम को, वो समझ ही नहीं आ रहा। तो तुमने ऐप का पूरा पर्पस सारा मिक्सअप कर दिया जस्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड यूजर्स। आपने सारे फीचर एक के बाद एक ही ऐप में डाल दिए, वैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे आप उसको, वैसा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। अब ये तो कुछ करता ही नहीं आजकल। एम्पावर पीपल थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर एनी टाइम, इतना बड़ा झूठा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एआई के जमाने में इतना घटिया सॉफ्टवेयर है, मतलब एडिटिंग करते करते नोट्स में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हर सॉफ्टवेयर, अब जैसे कैनवा यूज करते हैं तो डिजाइनिंग में, तो उसको समझ आता है कि अगर मैंने ये अलाइनमेंट लिया है तो ये डिजाइन में इसके नीचे आएगा, तो अपने आप सेट कर देता है। वर्ड में ऐसा है कि एक चीज इधर से चेंज करो उधर से हिल जाती है, बार बार जाके मजदूरी करते रहो। 1 रुपए का अपग्रेड इसने इतने साल में किया नहीं, जितने साल से माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं वैसे का वैसा ही। और इतना इरिटेटिंग है, ऐसा लगता है कि इसको जल्दी बंद करो। कोई फर्क, कुछ भी फर्क नहीं, इनोवेशन के नाम पे कुछ किया ही नहीं है। हाँ, अब तो बोरिंग लगता है, इतना परेशानी है। एक लाइन इधर की उधर होगी ना तो पूरा पेज सेटिंग हिल जाएगा, फिर पूरे 400 पेज की फाइल की फिर सेटिंग करो, फिर कुछ हेडर फुटर में थोड़ा चेंजेस किया, फिर पूरा बिगड़ जाएगा। कॉमन सेंस जीरो है उसका। बेकार सॉफ्टवेयर है, पूरे वर्ल्ड का सबसे घटिया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है। हाँ, वही चीज है ना, पता नहीं बाकी कंपनीज क्यों नहीं काम कर रही इस पे, जबकि इतना एआई आ चुका है। गूगल भी चाहे तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव आ जाए ना तो अगले दिन डिलीट कर दो उसको, इतना बेकार है। मजबूरी में चल रहा है, क्या करे। अभी बिल गेट्स वो आइलैंड पे घूमता रहता है, ध्यान नहीं दिया उसमें। सब्सक्रिप्शन लेने से भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर तो वैसे ही रहेगा ना उसका, कुछ नहीं, बेकार काम है। अपडेट ही नहीं किया, 15 साल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ वैसे का वैसे ही। हाँ, कोई अपग्रेड ही नहीं उसके अंदर, तो क्या करेंगे। चलो आगे बढ़े। मिशन, मिशन मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग तो बता ही दिया, आप डायरेक्ट कंपनी के एग्जांपल देख सकते हो। कंपैरिजन भी है, मिशन वर्सेस विजन, टिक कर लेना, एग्जाम में आंसर बना देंगे। इनका कुछ नहीं जाता है, ऐसे फालतू आंसर भी पूछ लेते हैं, सोचते ही रहो क्या लिखना है। चलो देखें, मिशन स्टेटमेंट सबसे पहले आ गया एसबीआई। अरे इसमें दोनों ही डाल दिए, विजन मिशन दोनों है, कंपैरिजन हो जाएगा। चलो एसबीआई से शुरुआत करते हैं। विजन में है बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले खुद तो ट्रांसफॉर्म हो जाए लोग, पर ऐसे देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है। मजाक कितना भी डालो, एसबीआई का गजब प्रॉफिट है, क्योंकि पूरे इंडिया में जहाँ कोई बैंक नहीं पहुँचता वहाँ एसबीआई पहुँचता है। तो इनका जो रेंज है, वो रीच इतनी स्ट्रांग है
देखिए सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे ना, सरकारी कंपनी है तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो जहाँ कोई बैंक नहीं है वहाँ एसबीआई है, तो बिजनेस उनको ही मिलता है, तो उस सबसे एसबीआई प्रॉफिटेबल गजब है। मिशन क्या है? कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल, रिस्पॉन्सिव, इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन। रिस्पॉन्सिव लंच टाइम के बाद, ठीक है। सिंपल, ऐप इनके चलते नहीं है, एटीएम मशीन में जब वो बंद पड़े होते हैं, ब्रांच में घुसो तो खाना खा रहे होते हैं, फिर बोलते हैं सिंपल, रिस्पॉन्सिव, इनोवेटिव। कोई बात नहीं। टेस्ला, ये तो हर हफ्ते कुछ नया कर रहा होता है। मिशन में क्या है? टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, वो तो वो कर ही रहे हैं, ईवी पे शिफ्ट करना। विजन क्या है? टू क्रिएट मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। बोल रहे सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट कार कंपनी हमको बनानी है, बट देखा जाए तो बाकी कंपनी अच्छी टक्कर दे रही है इनको, स्पेसिफिक इंडिया में तो बहुत कंपनीज हो गई। अमेजोन की बात अपन कर ही रहे थे, लिंक्डइन आ गया, अभी आ रहा है लिंक्डइन वाला खुद अपने एम्प्लॉय निकाल रहा है, लिंक्डइन ने ले ऑफ कर दिया, तो बोले जहाँ लोग नौकरी ढूंढने जाते हैं वही नौकरी नहीं मिल रही, वैसा हो रहा है, उसके एम्प्लॉय को भी निकाल रहा है। सब लिंक्डइन के पीछे भागते रहते हैं। नेक्स्ट, सैमसंग बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 ब्रांड्स। चलो ये तो पुराना मिशन है, खत्म हो गया। इंस्पायर द वर्ल्ड, क्रिएट द फ्यूचर, इसमें ऐसा अच्छा बोलना होता है, इंस्पायर द वर्ल्ड, क्रिएट द फ्यूचर। चलिए आगे बढ़े। सो थियरी चल रही, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, टारगेट क्या अचीव करना है, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसी को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। थोड़ा रीडिंग करके आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे आएगा, एसबीयू बताऊंगा, अभी जाने दो उसको, मिक्सअप हो जाएगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी स्पेसिफिक टेक्निकल बातें होंगी तो मजा आएगा। यहाँ बात हो रही है स्ट्रेटेजिक लेवल्स की। हम जब एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसमें डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है, तो स्ट्रैटेजीज भी जो है वो अलग अलग लेवल पे उस हिसाब से बनती है जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो। अब इसको इन्होंने कैटेगरीज में बांटा है, देखो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स आपको दिखेंगे। पहला लेवल है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा लेवल है पिरामिड में बिजनेस लेवल, और तीसरा लेवल है फंक्शनल लेवल। ये पूरा अपना आगे का चैप्टर है, समझ लो वैसे। अब जो ये कॉर्पोरेट लेवल की बात हो रही है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है, इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, उनको ना पूरी कंपनी का ध्यान रखना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप इसमें कोई ऐसी कंपनी का लो जिसके मल्टीपल बिजनेसेस है, टाटा ग्रुप का एग्जांपल ले लो। अब टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखर और उनकी टीम, ठीक है, वो करंटली अभी चेयरपर्सन है, तो उनको सिर्फ टाटा स्टील पे ध्यान नहीं देना है, उनके लिए टाटा मोटर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टीसीएस भी इंपॉर्टेंट है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी उनके लिए तो एक बराबर है। तो जब वो लोग कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बनाएंगे, वो पूरे टाटा ग्रुप के लिए बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, टॉप लेवल वैसा। उसके बाद जो सेकंड लेवल है पिरामिड में, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि टाटा ग्रुप की 100 कंपनियां होंगी, तो टाटा मोटर्स को मैनेज करने के लिए भी किसी को तो अपॉइंट किया होगा जो टाटा मोटर्स का हेड होगा। अब जो टाटा मोटर्स का हेड है उसको सिर्फ टाटा मोटर के बिजनेस से मतलब है, ठीक है, उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, बाकी टाटा कॉफी कैसा परफॉर्म कर रही है, बाकी टीसीएस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको टाटा मोटर्स का काम दिया है, तो टाटा मोटर्स को अपने सेगमेंट में नंबर 1 कैसे बनाना है वो उस पर फोकस करेगा। तो वो जो भी स्ट्रैटेजीज बनाएगा उनको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसको अपने सिर्फ बिजनेस से मतलब है, वैसा है। उसके नीचे तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोल रहे हैं दैट इज द फंक्शनल स्ट्रैटेजी। अब टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है उसमें कितने सारे फंक्शंस होते होंगे तब जाके वो कंपनी चलती है, जैसे प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के बाद सेल्स, सेल्स के लिए एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, डीलरशिप्स के साथ बात करना, कस्टमर तक कार पहुंचाना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, अकाउंटिंग करना, इंश्योरेंस वाला पार्ट देखना, जो कार के साथ इंश्योरेंस का काम रहता है। तो ये सारे एक एक फंक्शन है। अब हर फंक्शन का भी तो एक डिपार्टमेंट हेड होता है। बोले टाटा मोटर्स के सेल्स हेड हैं, बोले क्या रोल है इनका? बोले टाटा मोटर की गाड़ियों का सेल बढ़ाना। बोले ये हमारे प्रोडक्शन हेड है, बोले गाड़ी का प्रोडक्शन टाइम टू टाइम होता है, ये इनका डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस फंक्शन। तो हर फंक्शन की भी अपनी स्ट्रैटेजी। अब मार्केटिंग सेल्स वाले की स्ट्रैटेजी अलग होगी, प्रोडक्शन वाले की स्ट्रैटेजी अलग होगी, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट वाले की स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो ये सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमें अपने डिपार्टमेंट को कैसे बेटर करना। तो जब स्ट्रैटेजी मेकिंग होता है तो वो इस लेवल पे अलग होता है, इस लेवल पे अलग होता है और इस पे अलग होता है।
बात समझ आ रही है? सोचने का पूरा तरीका ही अलग है। इनको पूरी कंपनी से मतलब है, उधर वो सबका सबका ध्यान रखना है। इनको खाली अपने अपने बिजनेस पे ध्यान देना है और इनको खाली अपने अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देना है। अब टाटा मोटर्स में अगर आपका काम एडवर्टाइजिंग का है या सेल्स बढ़ाने का है, तो आपका फोकस सिर्फ इस पे कि मैं कस्टमर कैसे लाऊं। अब प्रोडक्शन में कितनी यूनिट्स गाड़ी पड़ी वो मेरा काम थोड़ी है। अब मैं कस्टमर लेके आ गया, कस्टमर बोले लाओ गाड़ी लाओ, प्रोडक्शन वाले को पूछा सर गाड़ी तो बनी नहीं है, तो वो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं, मैंने अपना काम किया है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है तो सप्लाई नहीं दे पा रहे। तो कोऑर्डिनेशन रखना है कि भाई देखो हम एग्रेसिवली अभी सेल कर रहे हैं, जैसे फेस्टिव आता है, नवरात्रि आ गए, तो भाई नवरात्रि में ऑफर आता है, सबको पता है भाई नवरात्रि में अच्छा मुहूर्त होता है, लोग गाड़ी खरीदते हैं। तो जब डीलर्स और मार्केटिंग टीम प्रमोशन शुरू करती है तो उनको ये बात प्रोडक्शन को इन्फॉर्म भी तो करनी पड़ेगी कि देखो भाई अभी डिमांड आने वाली है, इतना स्टॉक मेंटेन करना, हमारा एस्टिमेशन है कि इतनी सेल्स की इंक्वायरी आएगी। अब उसको बता दिया है ना, अब उसको इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है वो उसका काम है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ये दिमाग दौड़ाएगा कि मैं ओवर टाइम कराऊं, मैं डबल शिफ्ट कराऊं, मैं क्विक काम कैसे करूं कि इतनी इन्वेंट्री रेडी हो कि जब सेल्स की डिमांड आए तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। अब सेल्स की डिमांड नहीं आई तो प्रोडक्शन वाली गलती थोड़ी है, बोले मेरे को जितना इन्फॉर्म किया था मैंने उतनी गाड़ी बनाई, अब बिकी नहीं बिकी तुम जानो, समझ आ रहा है? तो मुझे सिर्फ मेरे फंक्शन से मतलब है, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं। इस तरीके से स्ट्रैटेजी का बिल्डिंग जो है वो लेवल वाइज होता है, वैसे ये ध्यान रखना है। अब देख लो स्टार्ट वहीं से हो रहा है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। लैंग्वेज देख लो, इट इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, इट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट इज डायरेक्शन, टाइमिंग, एक्सटेंट एटसेट्रा। इट हाईलाइट्स द पैटर्न ऑफ द बिजनेस मूव्स and goals concerning strategic interest in different business units, production lines, customer group, etc. It defines how the firm will remain sustainable in the long run. अब मुकेश अंबानी जिस लेवल पे सोच रहे हैं तो ही नोज के पूरा रिलायंस ग्रुप उनका है, तो उनको सिर्फ जियो का थोड़ी सोचना है, उनको रिलायंस रिटेल का भी ध्यान रखना है, उनको अपने ऑयल बिजनेस का भी ध्यान रखना है, उनको बाकी ऑनलाइन बिजनेस का भी ध्यान रखना है, जो ये जैसे रेगुलर अपना डेली वेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब उसका भी ध्यान रखना है। तो उनका फोकस तो सब चीज पे रहने वाला है ना, वो पॉइंट है। चलो इसी में टर्म उन्होंने यूज किया है एसबीयू, या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। एसबीयू का मतलब होता है आपके जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, वो जैसे टाटा कंपनी की अपन ने बात की तो टाटा मोटर्स उनका एक अलग वेंचर है, टाटा स्टील उनका अलग वेंचर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अलग वेंचर है। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, इंडिपेंडेंटली रन होने वाले बिजनेस जो एक दूसरे से डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं, वैसा जिनकी सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। चलिए आगे बढ़े। अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज होती कैसी है? अभी हम कब से बात कर रहे हैं कि भाई टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है तो पूरी कंपनी का सोचेंगे, पर सोचेंगे क्या, क्या थॉट प्रोसेस होगा, कैसे सोचेंगे, किस डायरेक्शन में सोचेंगे, स्पेसिफिक समझाया हुआ है। तो आपको जनरलाइज आंसर नहीं मिलेंगे, स्पेसिफिक आंसर्स मिलेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो कॉर्पोरेट लेवल पे लगाई जाती है उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है ना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, स्टेबल, कि भाई इतना सेल्स का लेवल, इतना रेवेन्यू का लेवल, इतना बिजनेस तो हमें मेंटेन करना है। तो वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एक्सपांशन बट वी हैव टू मेंटेन द लेवल, इससे नीचे नहीं जाना, जो चल रहा है उसको स्टेबल रखो वैसा। तो एज अ कंपनी, अब पूरी रिलायंस कंपनी अगर पूरे साल का इतना टर्नओवर करती है तो अगले साल भी इन्वेस्टर्स को दिखाना है ना कि हमने किया। तो भाई मार्केट अभी खराब है, सबके लिए खराब है, इन्वेस्टर्स को भी समझ आता है, तो हमें एक्सपांशन का तो सोचना नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है, स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करना है वैसा। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। बोला देखो, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सैटिस्फाइड विद इट्स करंट पोजीशन इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब जो जैसा है वैसा चलने दो। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूरे इंडिया में 16-17 हज़ार पेट्रोल पंप्स हैं। तो बीच में उनका स्टेटमेंट था कि ऑलरेडी जितनी लोकेशंस पे हमारे पेट्रोल स्टेशन होने चाहिए है, तो वी आर नॉट इनटू एक्सपांशन मोड, जो चल रहा है ठीक है, हम अपने पीक पॉइंट पे हैं, आगे कुछ नया इनोवेट करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट फिलहाल कुछ है नहीं। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम डिविडेंड में बांट रहे हैं, कोई आगे विजन ही नहीं है, चलने तो स्टेबल, जैसा चल रहा है उतना चलने तो ठीक है। तो स्टेबिलिटी एक ऑप्शन हो सकता है जो स्ट्रैटेजी में कंपनी यूज करती है वैसा। अब देखो इसमें फोकस किस चीज पे, उस पर भी ध्यान देना, मैं बहुत डेप्थ में बात कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में बोला इंप्रूविंग फंक्शनल एफिशिएंसी रादर देन सीकिंग रैपिड ग्रोथ। अब आप सोचो माइंडसेट कैसा होगा, एक कंपनी जो अच्छा कर रही है, स्टेबल है, जैसे आपकी कंपनी है, आपने देखा यार एक्सपांशन का कोई स्कोप नहीं है, कोई नई फैक्ट्री लगानी नहीं है, कोई नई टेरिटरी एक्सप्लोर करनी नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, शांति है, तो बैठे बैठे बोर नहीं हो जाओगे, करेंगे क्या? अब बोले शांति है मतलब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेम लेवल ऑफ रेवेन्यू, सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट चलता रहेगा।
तो आप नया क्या करोगे, दिमाग दौड़ाना तो बंद करोगे नहीं, और एंटरप्रेनर का दिमाग बंद होता भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो ऐसी कंपनीज जब इस फेज में होती है, जब स्टेबिलिटी के ऊपर ही काम करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, तो स्टेबिलिटी इज लाइक डू नथिंग न्यू, नया तो कुछ करना ही नहीं, जो चल रहा है चलने दो। तो आप ये काम कर सकते हो कि इस टाइम पे आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने पे फोकस कर सकते हो, मतलब जो काम कर रहे हो अगर वो और अच्छे से हो सकता है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। यही टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि हम और रिफाइनिंग कैसे करें। इसका फायदा क्या होगा, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेम लेवल ऑफ टर्नओवर एट अ लेसर कॉस्ट। तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बिना एक्सपेंशन के भी बढ़ सकता है। अपने कितनी बार के जल्दी जल्दी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही होती, एफिशिएंसी नहीं आ रही होती। बट जब थोड़ा शांति सोचने को टाइम मिलता है तो क्या लगता है, मैं मेरा ये काम और बेटर तरीके से कर सकता हूँ, मैं ये काम ऐसे करूंगा ना तो इतना ही काम कम टाइम में, कम पैसों में, कम स्टाफ में हो जाएगा। तो वो सब जो आप दिमाग लगाते हो ना तभी हो सकता है जब आप स्टेबिलिटी वाले फेज में हो, क्योंकि और कुछ एक्सपेंशन का आपको सोचना नहीं वैसा। तो ये पॉइंट है, वही बताया इन्होंने, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। उसमें रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल है, पूरे नई ब्रांचेस खोलने से पहले जो ब्रांचेस चल रही है उसकी क्वालिटी सुधार लो। अब 10 जगह आपकी ब्रांचेस ऑलरेडी है, अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, फिर आप सोचोगे नहीं यार अभी एक्सपेंशन के लिए तो टाइम नहीं है, बहुत पैसा लग जाएगा, शांति रखते हैं। अब शांति रखे रखे क्या कर रहे हो, रोज अपनी ब्रांचेस पे घूम रहे हो तो आपको गलतियां नजर आ रही है। बोले यार ये ऐसे करे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसको और ऐसे मेंटेन करो, कस्टमर को ऐसे सर्व करो, यहाँ कॉस्ट ऐसे बचाओ, रिफाइनिंग और ज्यादा रिफाइनिंग वो हो सकता है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये उसका अपोजिट हो गया। कॉर्पोरेट लेवल पे जो सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट है वो ये सोच रहा है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। बिजनेस बढ़ाने के लिए यूजुअली ऑप्शंस क्या होते हैं, नया मार्केट ढूंढो या फिर नए प्रोडक्ट बनाओ, तो ये आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। देखो दूसरों के टेरिटरी में जाओगे, दूसरों का बिजनेस खाओगे तो अपना बिजनेस बढ़ेगा। अब जिस सेगमेंट में अभी तक हम नहीं है हम उसमें एंटर करेंगे, जिस देश में अभी तक हमारा बिजनेस नहीं सेटअप हुआ वहां पे जाएंगे, तभी तो ग्रोथ होगा। तो आप एक्सपेंशन के लिए सब स्ट्रेटेजीज लगा सकते हो। इसमें टर्म्स यूज किया, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये सब मैं आपको आगे एक एक करके डिटेल में पूरा पढ़ाने वाला हूँ। अब इसे नाम ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख लो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है। दो ऑप्शन है, या तो अपनी ही फील्ड में डाइवर्सिफाई करो या नई टेरिटरी एक्सप्लोर करो। वैसे सोच लो, अब रिलायंस है, रिलायंस ने बिजनेस शुरू किया तो टेक्सटाइल से शुरू किया, फिर ऑयल रिफाइनरी में गए। अब टेक्सटाइल और ऑयल रिफाइनरी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो दैट इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। फिर वहां से टेलीकॉम में आ गए, अब टेलीकॉम का पिछले दो बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वापस अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद रिटेल में आ गए, वो भी अलग हो गया। तो आप ऐसे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो, या चाहो तो अपनी ही फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हो, जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो उसमें बिजनेस एड ऑन कर लो, वो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब पता है क्या है, स्टेप बैक करना, पीछे आ जाना। कि भाई देखो जब मार्केट खराब है तो आगे भागना, ग्रोथ करने का तो सेंस नहीं, स्टेबिलिटी में भी नुकसान है, थोड़ा पीछे हट जाते हैं। कभी कभी पीछे हटना समझदारी होती है, आप अपने फिक्स कॉस्ट काट सकते हो। ओला ने किया अभी, ओला का देखो विजन, क्योंकि फाउंडर का थोड़ा दिक्कत है ओला में, इसलिए बाकी प्रोडक्ट सब ठीक था, लेकिन उसने ना वो फोकस छोड़ दिया कि जब मार्केट में 80% शेयर बन चुका है तो उसको कैपिटलाइज करने के बदले वो ध्यान इधर उधर भटका दिया और कॉम्पिटिटर ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। ये प्रॉब्लम है। अब ओला को समझ आ रही है कि हमारे लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर गली में ओला का शोरूम दिख जाता था, तो एक्सपेंशन इतना फास्ट कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। अब एक शहर में 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपके 5 शोरूम है तो यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। क्या जरूरत है, 5 किलोमीटर तो कोई भी कस्टमर ट्रैवल कर सकता है ना, अगर उसको ओला खरीदनी है। मेरे घर के पीछे ओला है, सामने वेसू में जाओ तो ओला है, फिर उधर उदना में जाओ यहाँ पे तो ओला है। मतलब तुमने एक ही 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर 5 शोरूम खोल दिए हैं तो तुमने पैसा कितना बर्बाद कर दिया केपेक्स का। अब उनको समझ आ रही है कि भाई ये चीज सूटेबल नहीं है, अब सर्विस पे ध्यान नहीं दे पा रहे। अब 700 स्टोर पूरे इंडिया में बंद कर दिए, बिकॉज रियलाइज हो गया कि अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहे हैं कि भाई जितनी जरूरत है उतना ही चलाओ ताकि खर्चे कम हो, तो आपके लॉसेज जो है वो रिड्यूस हो जाए। अभी क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी, 265 करोड़ का रेवेन्यू है और 500 करोड़ का लॉस है। समझ आ रही है, तो आपने 250 करोड़ कमाया और 500 करोड़ तो नुकसान है, और उसमें रिपोर्ट आ रही है कि लॉस कम हुआ है, मतलब पिछले क्वार्टर में लॉस 500 करोड़ से भी ज्यादा था। तो क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस कम कर दिए, फिक्स खर्चे बंद हो गए, लॉसेज नैरो डाउन हो गए, तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टर का पैसा वापस आएगा, ये वैसी बात हो गई। तो वो सब चीजें आपको करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। इसके अपने अपने तरीके हैं कैसे कर सकते हो। एक बोला है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ रिट्रेंचमेंट कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है उसका, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस प्रोसेस में नई तरीके से चीजों को इन्वेंट करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल है कॉस्ट कटिंग करो,
या फिर दूसरा ऑप्शन है नए मैनेजमेंट को लेके आओ। अभी जैसे ओला में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, फाउंडर का प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैनेजमेंट का तो नहीं है। तो भाई अगर मान लो मैनेजमेंट का इशू है कि वो लोग ठीक से काम नहीं करते, तो टॉप लेवल क्या सोच सकता है, मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं, इनको हटाओ, नए लोग लेके आओ, वो लोग ठीक से काम करेंगे, टर्न अराउंड पूरा नया कर दो, सब कुछ वैसा हो गया। ये एक ऑप्शन है। दूसरा है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब बेचो और बाहर निकलो, बिजनेस सेल आउट कर दो और बाहर निकल जाओ वैसा। और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, एक कंपनी से बिजनेस नहीं चलाया जा रहा दूसरे को बेच देते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग एक दूसरे को बिजनेस बेचते रहते हैं, ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मेरे से नहीं चल रहा है, आप चला लो, ये सब चीजें मार्केट में होती है। लिक्विडेशन का मतलब तो आप जानते ही, बंद ही कर देना, ठीक है। टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर इसके बाद है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। कॉम्बिनेशन का मतलब जो ऊपर आपने स्ट्रेटेजीज पढ़ी ना, उसका मिक्सचर यूज करना, थोड़ा एक स्ट्रेटेजी थोड़ा दूसरा, वैसा भी हो सकता है, तो उसमें भी कोई मना नहीं है वैसा, ठीक है। इसके बाद भी है इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी, ये भी एक ऑप्शन पॉसिबल है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मर्जर कर लेना, इंटीग्रेट करना मतलब मर्ज करना। इसमें है वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये सब टर्म्स आप लोग पिछले चैप्टर में पूछ रहे थे, तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, अब कवर होगा। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है जहाँ पे एक जैसी कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, जैसे पीवीआर और आइनॉक्स। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दोनों सेम बिजनेस करते हैं, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, बट अब मार्केट में जब दोनों की हालत खराब हुई तो दोनों ने मर्जर कर लिया, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वैसा। दूसरा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल में क्या होता है, सप्लाई चेन होती है, जो मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट, मेरे लिए फिनिश गुड्स है, आपके लिए वो कंपोनेंट है, फिर आप जो बना रहे हो वो आगे मार्केट में बिक रहा है, वैसा कुछ है। अभी आपकी कंपनी अगर लैपटॉप बनाती है और मेरी कंपनी बैटरी बनाती है, तो मेरे लिए तो बैटरी फिनिश प्रोडक्ट है ना, ये बनी हुई पूरी प्रॉपर बैटरी, बट वो बैटरी कोई कस्टमर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा, वो बैटरी आपके लैपटॉप में लगेगी, फिर वो आपका लैपटॉप कंज्यूम करेगा, समझ आ रहा है। तो आप जो है वो चेन में नेक्स्ट स्टेप पे हो। अब मैं बैटरी बनाने के लिए मैं भी मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल या पार्ट्स खरीदता हूँ, उसके सेल खरीदता हूँ, तो जो सेल बना रहा है उसके लिए सेल फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे लिए वो सेल कंपोनेंट है। बात समझ आ रही है, ये सप्लाई चेन है। तो जब हम आगे वाले के साथ या पीछे वाले के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक्विजिशन ही हो सकता है, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन, बट इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट वाले के साथ मर्ज कर लेना, और बैकवर्ड मतलब प्रीवियस वाले को टेक ओवर कर लेना, समझ आया, ये वैसा हो गया। अब आप गाड़ी बना के बेचते हो, तो टायर तो मारुति की गाड़ी में टायर तो एमआरएफ के लग रहे हैं, ठीक है, या सीएट के लग रहे हैं। अब कल को मारुति अगर सीएट को खरीद ले तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, कि मैंने अपने सप्लायर को टेक ओवर कर लिया, उसका मार्जिन मेरा हो गया। अदानी ने किया ना, अभी अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा काम कर रहा है, हाईवे, कॉलोनीज, डैम जैसा बना रहा है। एसीसी अंबुजा सीमेंट खरीद लिया। अब अंबुजा से मैं सीमेंट खरीदूं तो अंबुजा पैसे कमाएगा, मैं अंबुजा कंपनी खरीद लूं तो उसका प्रॉफिट सारा मेरा हो गया। बात समझ आ रही, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन वैसा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। ये तो फिर ग्लोबल टाइप्स, इंडिया के बाहर की कोई कंपनी खरीद लेना, उसके साथ मर्जर कर लेना, वो भी हो सकता है, और आजकल ये काफी चल रहा है। अब जियो में आप देख लो, जियो में मेटा इन्वेस्टर है, जियो में गूगल इन्वेस्टर है, जियो में एप्पल भी इन्वेस्टर है। ये मल्टीनेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज हो गई कंपनी की, ताकि वो दूसरे मार्केट में एंटर कर सके, वैसा है। ठीक है, बोलो, पता चला यहाँ तक? तो ये आपकी सारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज जो है इसमें कवर अप हुई। ठीक है, इसके बाद फिर बिजनेस लेवल स्टार्ट हो रहा है। इसमें ज्यादा है भी नहीं, देख लेते हैं। हाँ, ये तो छोटा सा ही कंटेंट है, जितना मैंने आपको बताया एक्चुअली उतना ही है। बिजनेस लेवल का मेन आइडिया वही है कि भाई हर एक बिजनेस जो है वो कंपनी के लिए अलग अलग है, और हर बिजनेस का आपने एक अगर जो है मैनेजमेंट के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया तो उसका फोकस अपने अपने बिजनेस पे रहेगा। जो मैंने आपको टाटा मोटर का एग्जांपल दिया है, टाटा ग्रुप का एग्जांपल दिया, आप ये यूज कर सकते हो। टाटा कंपनी के लिए टाटा मोटर्स उनका एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, वैसे ही उनके लिए टाटा स्टील है, वैसे ही टीसीएस है। अब वो लोग क्या करते हैं, हर कंपनी का एक हेड अपॉइंट कर देते हैं, तो उसको अपनी कंपनी पे फोकस करना है। बाकी टाटा ग्रुप की कंपनीज पे वो फोकस नहीं करेगा, उसके लिए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट बैठा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। वैसे इसके अंदर की लैंग्वेज में भी ज्यादा कंटेंट नहीं है, जितना मॉड्यूल में था मैं रखा ही, एक पेज का ही पार्ट है। फिर यहाँ से इन्होंने फंक्शनल लेवल पे बात की है, वो मैंने आपको एक आइडिया तो दे दिया बेसिक कि फंक्शनल लेवल का मतलब क्या है, कि एक एक फंक्शन के ऊपर फोकस करना। एक कंपनी में प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, सेल्स इज अ फंक्शन, लॉजिस्टिक इज अ फंक्शन, प्रोक्योरमेंट इज अ फंक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, अकाउंटिंग इज अ फंक्शन,
कंप्लायंस इज अ फंक्शन, वैसा है। तो हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और सबके डिपार्टमेंट हेड्स, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करेंगे, वैसा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा ना, वो फंक्शनल स्ट्रेटेजीज का है, बट उसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो आज के लिए अपने इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, फिर वो स्ट्रेटेजीज एक साथ ऑर्डर में लूंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको कनेक्ट भी होंगे। सारा कंटिन्यूटी में ही चल रहा है, ठीक है। बस इतना रखो, काफी है। ये स्ट्रेटेजीज भी सारी एक दिन में कंप्लीट नहीं होंगी एक्चुअली, अगले 2 दिन का टॉपिक है मिनिमम, ऐसा है।